और बागपत में 8वीं क्लास का एक छात्र अपने बैग में तमंचा लेकर स्कूल पहुंच गया। छात्रों की नजर पड़ी तो वह दहशत में आ गया। मामला छपरोली के शहीद सत्यपाल सिंह उच्च प्राथमिक विद्यालय का है, जहां पर आरोपी छात्र को स्कूल से निकाल दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए। तो तमंचा रखा हुआ था और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो बागपत से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर 8वीं का छात्र अपने बैग में तमंचा लेकर पहुंचा था और जब इसकी जानकारी स्कूल के मैनेजमेंट तक पहुंची तो छात्र को निकाल दिया गया। तो पहले छात्रों की नजर पड़ी और वह दहशत में आ गए, जिसके बाद में स्कूल मैनेजमेंट को इसकी जानकारी दी गई। सर कल मैं तो छुट्टी पे थी, जैसे स्कूल में सुबह आई पता चला कि बच्चों से मैडम कल ऐसा ऐसा हुआ। लड़का था, उसने हथियार लेकर आया था, जो भी था इसमें। मैंने पता चला, इस जानकारी के बाद मैंने उस बच्चे का नाम काट दिया। रायबरेली में एक छात्र कोचिंग संचालक की लापरवाही का शिकार हुआ है। 11वीं क्लास का छात्र कोचिंग की बिल्डिंग के ऊपर से जा रही 33,000 वोल्ट लाइन की चपेट में आ गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला जगतपुर कस्बे का है। कमलेश सर की मैथ्स क्लास के नाम से चलने वाले कोचिंग में हादसा हुआ है। हादसे का शिकार हुआ निशांत वाजपेयी भीकम गांव का रहने वाला है। और मोहन कृष्ण फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, पहले तो ये बताइए ये हादसा हुआ कैसे हो, और अगर हाई वोल्टेज लाइन ऊपर से गुजर रही थी तो इसको लेकर तो तमाम नियम पहले ही बन चुके हैं, तो क्या कोई लापरवाही हुई है इसमें? जी, आपको बताना चाहेंगे जो अभी सरकार द्वारा जो अभियान चलाया गया था बेसमेंट में कुछ कोचिंग सेंटरों को लेकर, उसमें जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से तो कोचिंगों की जांच कराई, लेकिन जो कोचिंगों के संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं डीआईएस, जो कोचिंगों के करते हैं कि कितने छात्र होंगे, वहाँ पे क्या सुविधाएं हैं क्या सुविधाएं नहीं है, वो इस पूरे मामले से ये डीआईएस बिल्कुल दूर थे। तो एक भी कोचिंग सेंटरों की निगरानी में या उनके निरीक्षण में डीआईएस या उनका कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं था, जिससे ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि जो डीआईएस जो है इसमें डीआईएस स्तर पर लापरवाही हुई है। अगर इसकी बात करें तो ग्रामीण इलाके की ये कोचिंग है, जहाँ पर मानकों को दरकिनार कर कोचिंग चलाई जा रही थी। कोचिंग के ऊपर हाई टेंस 33,000 की लाइन जा रही थी, वहां पे उसको अनुमति किसने दी, वहां वो कैसे चल रही थी, इसकी जांच करने वाला कोई भी अभी तक जिम्मेदार सामने नहीं आया है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हो गया। एक छात्र कक्षा 11 का छात्र जो कोचिंग पढ़ने गया था उसकी मौत हो गई, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी जानकारी या जांच का कोई भी हवाला नहीं दिया गया। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर ई रिक्शा चालक ने जान दी है। बैंक कर्मियों पर परेशान करने का आरोप लगाया। बैंक कर्मियों ने जब्त किया था ई रिक्शा। 25,000 रुपए के गलत लेन देन का विवाद है। मैनेजर समेत 3 बैंक कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। नोबल कोऑपरेटिव बैंक के कर्मियों पर आरोप लगे हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैंक पर परेशान करने का आरोप लगाया, जिसके चलते एक ई रिक्शा चालक ने अपनी जान दे दी। बादिया द्वारा थाना बिसरक में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने नोबल कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों पर आरोप लगाया कि 25,000 रुपये के गलत लेन देन को लेकर बैंक कर्मियों द्वारा उनके पति का ई रिक्शा बैंक में गैरकानूनी तरीके से रख लिया गया। जब उनके पति अपना ई रिक्शा छुड़ाने गए तो बैंक कर्मियों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर के उनके पति द्वारा आत्महत्या कर ली गई। बादिया के तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। गुण दोष के आधार पर शीघ्र ही विवेचना का विधिक निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
तो 25,000 रुपए के गलत लेन देन का ये पूरा विवाद है और ई रिक्शा चालक का ये कहना था कि बैंक द्वारा परेशान किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में हिमांशु शुक्ला जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये क्या है पूरा मामला और फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, ये नोबल कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों पर आरोप लगा है कि ई रिक्शा चालक को प्रताड़ित किया गया। दरअसल में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ई रिक्शा चालक का जो इंस्टॉलमेंट था वो जमा नहीं हुआ था और इसके चलते ई रिक्शा को जबरन बैंक के बाहर जो है वो कब्जे में ले लिया गया था और ऐसे में वो ई रिक्शा चालक परेशान भी था। साथ ही उसे जो उसकी पत्नी ने आरोप लगाए हैं और पुलिस को शिकायत दी, उसमें यह बताया कि उसके पति को, जो ई रिक्शा चालक था, उसको प्रताड़ित किया गया है और इस प्रताड़ना की वजह से ही उसने आत्महत्या की है। लिहाजा जब पुलिस को शिकायत दी गई तो पुलिस ने उस पर संज्ञान लिया है और बैंक के मैनेजर सहित 2 अन्य कर्मचारियों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब आगे की कार्रवाई की बात कही गई है। फिलहाल इसमें पुलिस ने विवेचना के लिए जिनको विवेचना सौंपी उनसे कहा कि जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करके पुलिस को जांच रिपोर्ट सौंपे और उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका। और शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के तंगधार में गढ़वाल राइफल में तैनात चमोली के दीपेंद्र कराड़ी शहीद हो गए हैं। दीपेंद्र कराड़ी को श्रद्धांजलि देते हुए पौड़ी से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि चमोली के पोखरी ब्लॉक के निवासी दीपेंद्र कंडारी जी के शहीद होने का समाचार अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना है कि पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय पीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करे। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। और यूपी में ट्रेड शो के जरिए बड़े बाजार की तलाश के लिए कसरत तेज कर दी गई है। ग्रेटर नोएडा में 25 सितंबर से 4 दिवसीय ट्रेड शो का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री मोदी या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आयोजन का शुभारंभ करेंगी। यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो से अफ्रीका, यूरोप और साथ ही अमेरिका के बाजार में प्रवेश की तैयारी की जा रही है। यूपी के उद्यमियों और कारीगरों के उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचने के लिए ट्रेड शो होगा। यूपी ने वियतनाम को इंडस्ट्री पार्टनर बनाया है और 1.10 वर्ग मीटर में 2500 उद्यमी अपना स्टॉल लगाएंगे। यूपी सरकार ट्रेड शो के लिए बड़े शहरों में रोड शो कर रही है।